हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के लेक्चर नंबर फर्स्ट में। आज हम प्राणियों में संरचना कैसे बनती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर संरचना की बात करें तो कोई भी अगर संरचना बनती है तो उसकी कोई ना कोई स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका होती है। पहले हम जाने कोशिका के बारे में। उसके बाद हमें जानना होगा ऊतक के बारे में। कोशिका को हम कहते हैं सेल इंग्लिश में, और ऊतक को कहते हैं टिश्यू। उसके बाद ऊतकों के टाइप्स देखेंगे, उनके टाइप्स देखेंगे। ऊतकों के प्रकार देखने के बाद इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार में अध्ययन करेंगे। और ये चैप्टर हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ऊतकों के प्रकार, उनके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करने के बाद एक टॉपिक है कॉकरोच के बारे में। उतना इस पार्ट में है, हमें केवल उतना ही पढ़ना है। कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ अदर चैप्टर में दी हुई हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत पड़ती ही है, तो उसे भी हम इस चैप्टर में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले देखें सेल क्या होती है, कोशिका। कोशिका की परिभाषा होती है कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब इसे अगर इंग्लिश में देखें तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कार्यात्मक की जगह पर हम क्रियात्मक भी कह सकते हैं, दोनों का अर्थ समान है। ठीक है, अब हमने जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जीव दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय, एक होते हैं एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, और एक होते हैं बहुकोशिकीय। मल्टीसेलुलर, ठीक है। आप पहले अपना नोट डाउन कर लें, मैं साइड हो रहा हूं। अब बात करते हैं एक कोशिकीय जीव की। एक कोशिकीय जीव वो है जिसमें केवल एक सेल पाई जाए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल हो। जितनी भी उसके शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं वो एक ही कोशिका से परफॉर्म हो, सारी की सारी क्रियाएं वो एक ही कोशिका से करें। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। पैरामीशियम वगैरह हो गया, आपने पहले भी पढ़ा होगा। पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है।
समस्त जैविक क्रियाएं एक ही सेल से परफॉर्म हो या एक ही सेल से संपन्न हो, एक ही कोशिका से संपन्न हो, इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पैरामीशियम, अमीबा आदि। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद आती है बात बहुकोशिकीय जीव की। बहुकोशिकीय जीव क्या है? बहुकोशिकीय नाम से ही स्पष्ट है कि बहुकोशिकीय यानी कई सारी उनमें कोशिकाएं पाई जाएंगी, लाखों अरबों की संख्या में कोशिकाएं होंगी। जैसे हम लोग देख लें तो हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं और डेली कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो बनती भी रहती हैं और नष्ट भी होती रहती हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें अंतर कोशिकीय पदार्थ सहित कोशिकाएं मिलती हैं, एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, मतलब एक विशेष कार्य करेंगी। एक ही तरह की कोशिकाएं होंगी, वो ऊतक बनाएंगी, फिर ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, और फिर हमारे शरीर का निर्माण होता है, जिसे हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव जिनमें क्या हो। ठीक है, ये होते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, मानव, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, वो ऐसे वो बहुकोशिकीय जीव ही हैं। और पेड़ पौधे भी बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, और यहाँ पर पेड़ पौधे ना लेकर हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुछ भी ले लें, क्योंकि हम जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छा एग्जांपल यही होगा। ठीक है, अब आप इसे नोट डाउन कर लें। अब बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव में कैसे संरचना बनती है। तो हम देखते हैं, पहले बात करेंगे ऊतक बनता है, कोशिकाओं से बनेगा ऊतक। ठीक, पहले एक फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं कि संरचना बनती कैसे है। सबसे पहले होगी कोशिका। कोशिकाएं संगठित होंगी, बनाएंगी ऊतक। ऊतक जब संगठित होंगे तो बनाएंगे अंग, और जब कई सारे अंग एक पर्टिकुलर कार्य में लगे रहेंगे तो उसे कहते हैं, उससे बनता है अंग तंत्र। और अंग तंत्र से फाइनली हमारे शरीर का निर्माण होता है। कोशिका को कहते हैं सेल, ऊतक होता है टिश्यू, अंग होता है ऑर्गन, अंग तंत्र होता है ऑर्गन सिस्टम, और शरीर होगी बॉडी। या फिर एक इंडिविजुअल बन जाता है। इसके बाद इंडिविजुअल यानी कोई जीव बन जाता है। अब बात करते हैं ऊतक का। ऊतक की परिभाषा अगर देखें तो एनसीईआरटी के अगर अकॉर्डिंग देखें तो उसके हिसाब से ये है कि बहुकोशिकीय जीवों में अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित
समान प्रकार की कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय पदार्थ जो जीव हैं उनमें अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित समान प्रकार की कोशिकाएं संगठित होकर क्या करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। यहाँ पर जो अंतर कोशिकीय पदार्थ है इसे कहते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस, या फिर इसे ही मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि कोशिकाओं में जो कोशिकाओं की जब अरेंजमेंट होती है तो उनके बीच में पाया जाता है। अब अगर देखें तो बहुकोशिकीय जीवों में क्या खासियत होती है या फिर उन्हें क्या चीज़ें हैं जो कि एक कोशिकीय जीवों से अलग बनाती हैं। पहला तो कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाएंगी, दूसरा है कि इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। लेबर डिवीजन, श्रम विभाजन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाएगा। जैसे कि हमारे पैर का काम है सिर्फ चलना और हमारे बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करना। जब हम खड़े होते हैं तो हमारा पैर सिर्फ और सिर्फ चलने का काम करेगा या फिर बॉडी पोस्चर कंट्रोल करेगा, ना कि वो भोजन पचाने में लग जाएगा या फिर श्वसन के कार्य में लगेगा। तो इसी प्रकार हर एक अंग का अपना एक स्पेशल फंक्शन है कि वो सिर्फ उसी कार्य को परफॉर्म करते हैं। इसीलिए श्रम विभाजन जो होता है सिर्फ और सिर्फ बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाएगा। और इससे क्या होता है, श्रम विभाजन से पहली बात तो वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी कार्य दक्षता जो होती है वो बढ़ती है, कार्य दक्षता बढ़ती है। अब कार्य दक्षता को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी के घर में कोई कार्यक्रम हुआ तो अब अगर एक ही इंसान है, अकेला इंसान, वो पूरे काम करेगा तो उतना अच्छे ढंग से वो पूरे सारे के सारे काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर 10 लोग, हर इंसान अलग अलग काम मिल गया हर एक को, तो पूरे जितने भी कार्य होंगे अच्छे ढंग से होंगे और उनकी इफिशियंसी जो होगी, दक्षता, वो 100% होगी उसमें। लेकिन अगर अकेला इंसान करता है तो वही इफिशियंसी घट जाती है। सेम इसी तरह से हमारे शरीर में होता है, जो एक कोशिकीय जीव है उसमें एक ही कोशिका को पूरे काम करने हैं, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में जब श्रम विभाजन पाया जाएगा तो हर अंग अपना अलग अलग काम करता है, जिससे कि दक्षता जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, श्रम विभाजन क्या होता है, इसे हम बोल सकते हैं कार्य का बंटवारा। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कार्य का बंटवारा होता है श्रम विभाजन। अब हम देखेंगे ऊतकों के प्रकार। ऊतकों के प्रकार 4 टाइप के ऊतक होते हैं। पहला है उपकला, दूसरा है संयुगी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, उपकला को कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, संयुगी ऊतक को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, पेशी को कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका को कहते हैं न्यूरल टिश्यू।
ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लें। हम ज़्यादातर टाइप्स वगैरह और ज़्यादा चीज़ें फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे, जिससे याद करने में कम समय लगे और भूलने के चांसेस कम हो जाएं। उपकला उत्तक के बारे में सबसे पहले देखेंगे। उपकला उत्तक तो उपकला उत्तक के बारे में अगर पॉइंट हम देखें तो सबसे पहली बात कि ये रक्षात्मक परत बनाते हैं, रक्षात्मक परत बनाएंगे। दूसरी बात देखें तो आवरण बनाते हैं। जो बॉडी लाइनिंग होती है यानी शारीरिक अस्तर का निर्माण भी उपकला उत्तक ही करते हैं। शारीरिक अस्तर का निर्माण करते हैं, शारीरिक अस्तर। इसे ही कहते हैं बॉडी लाइनिंग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें उपकला उत्तक के बारे में। जो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है यानी भ्रूणी परिवर्धन, उस दौरान सबसे पहले उपकला उत्तक का ही निर्माण होता है। सबसे पहले भ्रूणी परिवर्धन के दौरान जो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है उस दौरान सबसे पहले उपकला उत्तक की ही उत्पत्ति होती है। ये भी लिख लें। परिवर्धन प्रथम उत्पत्ति। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो एक बात इनके बारे में और है कि ये हमेशा जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं यानी संयोजी ऊतक हैं उनके ऊपर वृद्धि करते हैं। संयोजी ऊतक पर वृद्धि करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू ईपी का मतलब अगर कहीं पर बायोलॉजी में ईपी टर्म आए मतलब किसी भी चीज के ऊपर, और हाइपो अगर टर्म आता है तो उसका मतलब होता है किसी ना किसी चीज के नीचे। एपिथेलियल मतलब कि किसी चीज के ऊपर है। हमेशा ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक उनके ऊपर वृद्धि करेंगे। ठीक है, इनके बारे में एक और पॉइंट है कि अंतर कोशिकीय अवकाश इनमें बिल्कुल भी नहीं होता है, अब्सेंट होता है। अब्सेंट होता है। ठीक है, अंतर कोशिकीय अवकाश कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि इनमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। और अगली बात अगर करें तो इनके बारे में यह है कि जो इनमें कोशिकाएं होती हैं उपकला उत्तक में बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, उनके बीच में इसीलिए स्पेस नहीं होता है। कोशिकाएं अधात्री अधात्री होता है सेलुलर मैट्रिक्स। सेलुलर मैट्रिक्स जो कोशिकाओं के बीच में द्रव पाया जाता है उसे ही कहते हैं अधात्री, उसी को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। अधात्री से कोशिकाएं जो होती हैं उपकला उत्तक में दृढ़ता पूर्वक जुड़ी हुई होती हैं, दृढ़ता
है, अब आप इतना नोट कर लें, मैं साइड हो रहा हूँ। अब आगे देखते हैं। तो उपकला ऊतक में क्या होता है कि इनमें ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियां और लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स होती हैं की लसिका वाहिनी, भेदने में असमर्थ होती हैं, जो इनके बीच में, क्योंकि स्पेस नहीं होता है इसलिए इनकी कोशिकाओं को लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स इनके बीच में नहीं जा पाती हैं। ठीक है, अगला अगर पॉइंट देखें तो इसमें यह है कि जो इनकी कोशिकाएं होती हैं उपकला ऊतक की, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए यानी पोषण के लिए संयोजी ऊतक पर डिपेंडेंट रहती हैं, क्योंकि उनके ऊपर ग्रो करती हैं, इसीलिए उन्हीं के ऊपर ग्रो करती हैं। इनमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, ज़्यादातर जो न्यूट्रिशन है तो वो ब्लड के थ्रू ही किसी भी कोशिका या अंग तक पहुंचता है, लेकिन जब इनमें ब्लड वेसल्स इनके अंदर पहुंचती नहीं है, इसीलिए ये जो नीचे इनके पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, उनमें डिपेंड रहती हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो कोशिकाएं पोषण के लिए संयोजी ऊतक पर निर्भर ठीक। बात करते हैं इनमें ये बने कैसे होते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये संयोजी ऊतक है, इसके ऊपर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, आधारी झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके ऊपर जो उपकला ऊतक होते हैं, अब उपकला ऊतक के भी प्रकार हैं, उनको देखेंगे जब, जैसे मान लीजिए मैं सल्की उपकला बनाता हूँ, तो ये होते हैं उपकला ऊतक। ठीक है, अब बात करें अगर संयोजी ऊतक के काम क्या होंगे इनके लिए, तो पोषण प्रदान करना, और आधार कला के ऊपर ये सब, आधारी झिल्ली भी कह सकते हैं इसे, आधार कला भी, बेसमेंट मेम्ब्रेन आधार कला भी कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब आगे देखते हैं हम संधियां, जो कोशिकाओं के बीच में संधियां पाई जाती हैं, जो उन्हें आपस में जोड़कर रखती हैं, उनके बारे में अगर देखें तो पहले कोशिकीय संधियां, ठीक है। संधियों का काम क्या है, पहले संधियों की अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ऊतकों में या फिर कोशिकाओं में संधियां होती क्यों हैं। तो ऊतकों को कार्यात्मक एवं संरचनात्मक
संधि प्रदान करने के लिए कोशिकाएं रूपांतरित को संधि प्रदान करते हैं, प्रदान करती। ठीक है। और संधियों के बारे में और देखें तो संधियों का मुख्य काम क्या होता है कि कोशिकाओं के मध्य संवहन करना। किसी भी पदार्थ का अगर संवहन करना है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाना है, तो वह कार्य संधियों के थ्रू ही परफॉर्म हो सकता है, क्योंकि कोशिकाओं में पाई जाती हैं झिल्लियाँ। अगर जंतु कोशिका की बात करें तो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि चयनात्मक पारगम्य होती है। जो भी चीज़ें हाइड्रोफोबिक होंगी वो कोशिकाओं से पार नहीं हो सकती हैं। हाइड्रोफोबिक का अर्थ होता है जल विरागी, या जो जिनका एंड पोलर होगा वो नहीं पार होती हैं। इसीलिए कोशिकाओं में संधियां पाई जाती हैं जिससे कि पदार्थों का संवहन हो सके। ठीक है। कोशिकाओं के आर पार पदार्थों का संवहन करना ये कार्य है। ठीक है। अब जो इनमें कोशिकाओं में संधियां होती हैं वो कई प्रकार की हैं। एनसीईआरटी में यहाँ पर केवल 1-2 संधियों का ही जिक्र किया गया है, लेकिन आगे चलकर और भी संधियों के बारे में बताया जाएगा। इससे बेहतर है कि हम लोग सभी की सभी यहीं पे पढ़ लें, जिससे पढ़ना आसान रहे, याद करना भी उन्हें आसान रहे। तो पहली होती है इनके संधियों के प्रकार क्या हैं। संधियों के प्रकार, पहली है इंटरडिजिटेशन। इसमें क्या होता है, कोशिकाएं उंगलीनुमा प्रवर्ध बनाती हैं और एक मजबूत जॉइंट बनाती हैं इनके बीच में। दूसरा है दृढ़ संधि। तीसरा है डेस्मोसोम। और चौथा है अंतराली संधि। अंतराली संधि के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो आज इनके टाइप्स हो गए हैं, कल इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि संधियां क्या हैं, इंटरडिजिटेशन कहाँ पाई जाएंगी, दृढ़ संधियां कहाँ पाई जाएंगी, डेस्मोसोम कहाँ होंगे और अंतराली संधियां कहाँ होंगी। ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद। तब तक आप इसे रिवाइज ज़रूर करिएगा और एनसीईआरटी से पढ़िएगा। कुछ चीज़ें आपको एनसीईआरटी में अभी नहीं मिलेंगी, वो आगे के चैप्टर में दी हुई हैं, तो इससे घबराना नहीं है। आपको पहले ये पढ़ना है, फिर एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो चलेंगे, लेकिन ये चीज़ें एनसीईआरटी में आगे दी हुई हैं। ठीक है।